जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हम पढ़ रहे हैं शीत युद्ध का दौर। इस चैप्टर को हम एक फिल्म की कहानी की तरह आगे बढ़ाते जा रहे हैं और आज की इस वेब सीरीज के इस भाग में हम बात करेंगे भी किस प्रकार दोनों गुटों के बीच में शीत युद्ध जब चल रहा था, अलग अलग घटनाएं घटित हो रही थी और जिसमें हमने एक महत्वपूर्ण घटना पिछली बार पढ़ी, क्यूबा मिसाइल संकट। आज हम उससे आगे से बात स्टार्ट करते हैं भी 1962 क्यूबा मिसाइल संकट के बाद इन दोनों गुटों के अंदर जो शीत युद्ध जो चल रहा था उसके अंदर कुछ स्थिरता आई और क्यूबा मिसाइल संकट के आसपास ही इन्होंने एक अवरोध यानी रोक संतुलन सिद्धांत को भी अपनाना है वो स्टार्ट कर दिया था। लेकिन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा कंपटीशन बंद नहीं हुआ था, सिर्फ शीत युद्ध में कुछ कमी स्थिरता देखी गई थी। दोनों एक दूसरे के ऊपर शक करते थे। दोनों ही गुटों ने क्या किया, इन्हों के अंदर हथियारों की होड़ शुरू हो गई, हथियारों को जमा करना शुरू कर दिया। क्यों किया इन्होंने ऐसा? ये इसलिए किया ताकि वो अपना वर्चस्व है वो स्थापित कर सके। इसलिए हथियारों की होड़ स्टार्ट हुई क्योंकि दोनों को लग रहा था भी एक दूसरे के प्रति भी कहीं उसके पास ज्यादा हथियार नहीं हो, तो ज्यादा हथियार बनाने के चक्कर में हथियारों की होड़ स्टार्ट हो गई। इन्होंने अच्छी अच्छी तकनीक के हथियार बनाए, ज्यादा ताकतवर परमाणु बम है वो भी बनाए इन्होंने। अब क्या था, क्योंकि दोनों पक्षों को यह लग रहा था भी हथियारों के बड़े जखीरे से ही युद्ध से बचा जा सकता है, दुश्मन को डराया जा सकता है और दोनों गुट फिर भी कंट्रोल किए हुए थे। लेकिन युद्ध का डर तो हर टाइम कायम था। दोनों को यह डर था भी पता नहीं किसके पास हथियार ज्यादा है, ये इनको पता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे अब इनको लग रहा था भी अगर युद्ध हुआ तो दोनों खत्म हो जाएंगे और हथियारों के निर्माण पर भी तो कितना धन लग रहा है। इसलिए दोनों पक्ष ही अंदर से ये सोच रहे थे ये हथियारों की जो होड़ है, ये हथियारों की जो रेस है वो कैसे ही कंट्रोल हो जाए। तो इस प्रकार इन दोनों महाशक्तियों ने हथियारों की होड़ को नियंत्रित करने के लिए आपस में बातचीत करना स्टार्ट किया और आपस में संधियां करनी स्टार्ट की। तो देखिए दोनों ने ही एक सकारात्मक कदम है वो आगे बढ़ाया जो पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा संकेत था। भी हथियारों की होड़ कम करना है, नियंत्रण करना है, चलिए हम वार्ता करते हैं और वार्ता से फिर संधियां बन गई। और अब बात करते हैं भी इसके लिए उन्होंने दोनों गुटों ने कौन कौन सी संधियां की, उन संधियों का पूरा नाम, वो कब हस्ताक्षर हुए, कब प्रभावी हुए और उनका उद्देश्य क्या था, उन संधियों को, उन वार्ता को करने का। परीक्षा के लिहाज से हमें इन बातों को अच्छे से अब समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली जो संधि हुई यूएसए और सोवियत संघ के बीच, वो संधि थी सीमित परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। सीमित परमाणु परीक्षण, शब्दों पर गौर कर लीजिए। सीमित परमाणु परीक्षण यानी परमाणु परीक्षण सीमित करने पर प्रतिबंध लगा दिया और इंग्लिश में कहते हैं LTBT। अब आपको LTBT का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको कोशिश करनी है। LTBT, L यानी लिमिटेड, जरूरी नहीं स्पेलिंग याद हो, आप रोमन में लिमिटेड लिख सकते हो। लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी किसके बीच हुई? यूएसए और सोवियत संघ के बीच। अब हम ये सोचें भी उस टाइम इन दोनों गुटों के जो प्रमुख थे वो कौन थे उस टाइम? तो जो क्यूबा संकट में थे वही थे इस टाइम भी। क्यूबा जो मिसाइल संकट हुआ उस टाइम भी केनेडी था। तो LTBT जब संधि हुई उस टाइम यूएसए का मुखिया केनेडी था और सोवियत संघ का जो मुखिया यानी राष्ट्रपति था वो क्रुश्चेव था, क्रुश्चेव। अब बात आती है ये संधि कहां पर हुई?
तो ध्यान रखिए ये संधि मास्को में हुई। मास्को कहां है? रूस, वर्तमान रूस के अंदर है। मास्को में हुई। किन के बीच हुई? यूएसए और यूएसएसआर के बीच हुई। और साथ में एक तीसरा देश भी था, वो था ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, इंग्लैंड जिसको हम कहते हैं, तो ये देश भी इनके साथ था। तो ध्यान दीजिए एलटीबीटी की संधि के ऊपर हस्ताक्षर कितने देशों ने किए? यूएसए, ब्रिटेन और सोवियत संघ, 3 देशों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए, समझौता किया। कब किया हस्ताक्षर? 5 अगस्त 1963, अगस्त 1963 में हस्ताक्षर हुए। और इसमें यह क्लियर किया गया भी 10 अगस्त 1963 से ये प्रभावी हो जाएगी। सॉरी 10 अक्टूबर से ये है वो प्रभावी हो जाएगी। तो 1963 अगस्त 1963 में इसके ऊपर हस्ताक्षर हुए और 10 अक्टूबर 1963 को ये संधि है वो प्रभावी हो गई, इफेक्ट में आ गई। उद्देश्य मैंने स्टार्टिंग में इसके नाम में ही छुपा हुआ है, हर संधि वार्ता के नाम में ही उसका उद्देश्य छिपा हुआ है, ध्यान रखिएगा। परमाणु हथियारों के परीक्षण पर रोक लगाना, परमाणु हथियारों के परीक्षण पर रोक लगाना इसका उद्देश्य था। अभी कहां नहीं कर सकते आप? वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और पानी के अंदर आप परमाणु हथियारों का परीक्षण है वो नहीं करेंगे आपस में। तो यानी इनके बीच में ये एक समझौता हो गया, ये एक संधि हो गई जिसके ऊपर हस्ताक्षर हो गए। तो अच्छे से आपको याद रखना है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं और दूसरी संधि पर बात करते हैं। दोनों गुटों के बीच में, यूएसए और सोवियत संघ के बीच में हुई परमाणु अप्रसार संधि, एनपीटी, परमाणु अप्रसार संधि, एनपीटी। फुल फॉर्म की बात कर लें तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी। और जब एनपीटी संधि हुई दोनों देशों के बीच में तो उस टाइम अमेरिका का राष्ट्रपति था जॉनसन और सोवियत संघ का राष्ट्रपति अब था ब्रेजनेव। तो ये पहले केनेडी और क्रुश्चेव थे जब एलटीबीटी हुई, और जब एनपीटी हुई उस टाइम जॉनसन और ब्रेजनेव है वो राष्ट्रपति थे, अपने अपने देश के मुखिया थे। अब समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, परमाणु अप्रसार जो संधि है ये हुई कब, इस पर हस्ताक्षर कब हुए? सबसे पहले तो उसकी बात करें 1 जुलाई 1968 को, 1 जुलाई 1968 को एनपीटी के ऊपर दोनों देश है वो हस्ताक्षर करते हैं। प्रभावी कब होती है? 5 मार्च 1970 को यह संधि प्रभावी हो जाती है। अब समझते हैं इस संधि की खासियत क्या थी। इस संधि ने एक तो यह कह दिया भी 5 देश ही हैं जो परमाणु संपन्न हैं, 5 देशों को परमाणु संपन्न देश माना गया। अब आपको 5 देशों के नाम हैं वो पता होना चाहिए। एक तो यूएसए हो गया, दूसरा यूएसएसआर हो गया, तीसरा ब्रिटेन हो गया, चौथा फ्रांस हो गया और 5वां चीन हो गया। तो ये 5 देश है, इनको इस संधि के तहत परमाणु संपन्न देश है वो मान लिया गया। और इसका भी एक पैमाना रखा था उन्होंने कि 1 जनवरी 1967 से पहले जिन्होंने परीक्षण और निर्माण कर लिया है वो ही इस गुट के अंदर, मतलब इन जो परमाणु संपन्न देश का जो एक ग्रुप बना दिया उसमें शामिल रहेंगे। 1 जनवरी 1967 से पहले जिन्होंने परीक्षण कर लिया और जिन्होंने बना लिया वही 5 देश, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, चीन है, ये 5 संपन्न देश मान लिए गए। अब क्या कहा गया भी ये 5 परमाणु संपन्न जो राष्ट्र है ना ये परमाणु हथियार रख सकते हैं। देखिए कैसी कैसी बातें हो रही है भी, ये हम हैं, ये 5 जो देश है ये परमाणु हथियार है वो रख सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे को नहीं देंगे। खुद रख सकते हैं लेकिन दूसरे को नहीं देंगे और न ही किसी प्रकार की इसके संदर्भ में वो सहायता करेंगे। ये इस संधि की खास बात थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है तीसरी संधि, परमाणु प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल,
जो परमाणु हथियारों को लेकर जाएगी। परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि, जिसको शॉर्टकट इंग्लिश में बोलते हैं ABMT, परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि ABMT। और यह संधि कब की गई? पहली जो सामरिक अस्त्र परिसीमन की जो वार्ता हुई, आगे हम पढ़ेंगे, पहली सामरिक अस्त्र परिसीमन की जो वार्ता हुई थी उसके दौरान ही इस संधि की जो शुरुआत है वो होती है। अब हम बात कर ले ABMT के फुल फॉर्म की, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ये इसके फुल फॉर्म है। और इस टाइम जब ये संधि हुई उस टाइम अमेरिका का राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन था और सोवियत संघ का ब्रेजनेव था। ब्रेजनेव जो कि NPT के टाइम भी था और ABMT के टाइम भी ब्रेजनेव था, लेकिन इधर राष्ट्रपति बदल गया। पहले जो केनेडी के बाद जॉनसन के बाद निक्सन आ गया, उधर क्रुश्चेव के बाद ब्रेजनेव है और तीसरी में भी ब्रेजनेव है। यहां एक चीज समझिए भी, ABMT कब हुई? पहली सामरिक अस्त्र परिसीमन वाली जो वार्ता हुई उसके टाइम हुई। तो इसका मतलब इसके बारे में अगर कोई आपसे पूछ ले कब हस्ताक्षर हुए, कब प्रभावी हुआ, क्या उद्देश्य था, तो सारी चीजें वही आ जाएगी जो इधर है। इस पहली जो वार्ता हुई, पहली वार्ता हुई सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता फर्स्ट, इंग्लिश में इसको कहते हैं साल्ट, SALT, फर्स्ट साल्ट। साल्ट का मतलब स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टास्क, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टास्क है वो साल्ट का पूरा नाम है। तो फर्स्ट जो साल्ट हुआ उस टाइम रिचर्ड निक्सन और ब्रेजनेव दोनों में हमने यही नाम रखेंगे, क्योंकि जो ABMT है ये इसी वार्ता के दौरान हुई। तो निक्सन और ब्रेजनेव है वो उस टाइम अपने अपने देश के मुखिया थे। इस वार्ता है, इसके ऊपर हस्ताक्षर कब हुए? 26 मई 1972 को। या संधि की बात करें तो संधि के ऊपर हस्ताक्षर कब हुए? 26 मई 1972 को इस पर हस्ताक्षर हो गए और 3 अक्टूबर 1972 को ये जो साल्ट फर्स्ट है ये प्रभावी हो गया। अब देखिए इसमें मूल उद्देश्य, एक तो वो संधि बना दी, दूसरा ये था भी जो घातक हथियार है उनका परिसीमन करना है, परिसीमन करना है, स्ट्रेटेजिक लिमिटेशन परिसीमन करना है। परिसीमन का मतलब है हथियार कितने हो उसकी एक सीमा निर्धारित करनी है। तो हथियारों की एक सीमा निर्धारित करने के लिए ये पहले वार्ता हुई, उसके बाद संधि होगी। तो घातक हथियारों के परिसीमन की पहली वार्ता सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता है। अब बात उसके बाद दूसरी वार्ता होती है साल्ट सेकेंड, यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टास्क सेकेंड। उस टाइम जिमी कार्टर USA अमेरिका का राष्ट्रपति था और ब्रेजनेव है वो सोवियत संघ का राष्ट्रपति था। तो यहां पर फिर अब जब दूसरी साल्ट वार्ता होती है तो राष्ट्रपति यहां बदल जाता है, जबकि उधर लगातार ब्रेजनेव ही राष्ट्रपति बना हुआ है। अब साल्ट सेकंड की जो वार्ता हुई उस पर हस्ताक्षर कब हुए? 18 जून 1979 को हस्ताक्षर हो गए। 18 जून 1979 को हस्ताक्षर हो गए और इस वार्ता का उद्देश्य भी पहले की तरह ही था, भी घातक हथियारों का जो परिसीमन है वो करना है, यानी सीमा निर्धारित है वो रखनी है। तो अब ये दोनों काम तो हुए घातक हथियारों की एक सीमा निर्धारित करने के लिए। उसके बाद फिर वार्ता का दौर आगे बढ़ता है और अगली वार्ता का नाम है सामरिक अस्त्र। यहां परिसीमन शब्द था और यहां पर शब्द आ गया न्यूनीकरण, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि फर्स्ट, और इंग्लिश में इसका नाम शॉर्टकट स्टार्ट, START, स्टार्ट फर्स्ट नाम दिया गया, जिसका पूरा नाम स्ट्रेटेजिक आर्म्स, जो पहले लिमिटेशन शब्द था उसकी जगह आ गया रिडक्शन शब्द आ गया, यानी कमी आ गई, रिडक्शन ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी फर्स्ट, अर्थात सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि हुई। जब ये संधि हुई उस टाइम दोनों देशों के मुखिया के नाम बात कर लें तो इधर अमेरिका के अंदर फिर राष्ट्रपति चेंज हो गया, जॉर्ज बुश आ जाता है, जॉर्ज बुश सीनियर,
और इधर आ जाते हैं गोरबाचेव। गोरबाचेव बहुत आगे इसका नाम खूब आएगा अगले चैप्टर में। गोरबाचेव है वो सोवियत संघ का राष्ट्रपति आप बन जाता है उस टाइम। कब? स्टार्ट फर्स्ट, तो आप रखिए स्टार्ट हो गया। और यही वो आदमी है सोवियत संघ का गोरबाचेव जिसने इस सोवियत संघ के जो विघटन का टाइम है वो स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्ट सोवियत संघ का विघटन कहां से स्टार्ट होता है? गोरबाचेव के राष्ट्रपति बनने से स्टार्ट होता है। फिर विघटन होता है 15 देशों में। तो इस तरीके से आप याद रखते हो, गोरबाचेव से स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट फर्स्ट है वो गोरबाचेव। इधर जॉर्ज बुश आगे, जिनको पहले वाला 2 जॉर्ज बुश हुए, जॉर्ज बुश सीनियर, जॉर्ज बुश जूनियर। तो यहां सीनियर है दोनों ही, जॉर्ज बुश सीनियर थे उस टाइम। अब फिर आता है भी इस पर हस्ताक्षर कब हुए? 31 जुलाई 1991 में। 31 जुलाई 1991 पर इस संधि के ऊपर, ये संधि है वो वार्ता थी, वैसे वही वार्ता से ही संधि बनती है। 31 जुलाई 1991 को ये संधि होगी। इसमें 2 बात जुड़ गई। पहले क्या चल रही थी? पहले की वार्ता और संधियों में भी घातक हथियारों को सीमा निर्धारित करनी है, परिसीमन करना है। उसके साथ साथ यहां पर हथियारों को न्यूनीकरण करना, यानी हथियारों की मात्रा है उसमें कमी लाना भी शामिल कर दिया। तो घातक हथियारों का परिसीमन और साथ में न्यूनीकरण है वो स्टार्ट फर्स्ट से हो गया। भी अब भैया पहले हमने रोका भी परीक्षण मत करो, फिर हमने कहा सीमा निर्धारित कर लो, और अब हम चाहते हैं भी हथियार है वो कम से कम कर लो, न्यूनीकरण कर रहे। 1991 का दौर आ गया, वो दौर जब हम अंतिम दौर, जब सोवियत संघ के विघटन बस होने ही वाला है, वो दौर आ गया अब। और उसके बाद होती है स्टार्ट सेकंड संधि, यानी स्ट्रेटेजिक्स आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी सेकंड। उस टाइम यूएसए का राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर ही था, और इधर राष्ट्रपति चेंज हो जाता है बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन, और ये इस संधि पर हस्ताक्षर होते हैं 1993 में। 1993 में। अब देखिए दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और 15 देशों में ये टूट जाता है, और सोवियत संघ के अंदर जिस पर प्रभुत्व था वो बड़ा देश रूस बनता है। तो यहाँ पर अब बोरिस येल्त्सिन है वो रूस के राष्ट्रपति हैं। इससे पहले वाले वो सारे ही कहलाते हैं सोवियत संघ के राष्ट्रपति। बोरिस येल्त्सिन है वो रसिया के, रूस के राष्ट्रपति। तो रसिया बोरिस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन और जॉर्ज बुश सीनियर के बीच में स्टार्ट सेकंड जो संधि थी उसके ऊपर हस्ताक्षर है वो 3 जनवरी 1993 को होते हैं। तो इस प्रकार आप ये चीज आप आज समझ रहे होंगे भी किस प्रकार दोनों गुटों में जब हथियारों की होड़ स्टार्ट हो गई, फिर उसको नियंत्रित करने के लिए वार्ता और संधियां हुई। सबसे पहले एलटीबीटी हुई, जो कब हुई? 1963 में। हस्ताक्षर वाले हिसाब से चल लेता हूं एक बार। 1963 में हस्ताक्षर हो गए। फिर दूसरी होती है एनपीटी जो 1968 यानी पहली के 5 साल बाद ये होती है। फिर तीसरी परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि एबीएमटी कह लो या साल्ट फर्स्ट की बात कर लो, ये कब होती है? ये 1972 में। तो 1963 के 5 साल बाद दूसरी 1968 में, 1968 के 4 साल बाद 1972 में ये साल्ट फर्स्ट आ जाता है। और साल्ट फर्स्ट के कितने साल बाद? 7 साल बाद जो साल्ट सेकंड आ जाता है, और साल्ट सेकंड के 12 साल बाद स्टार्ट होता है फर्स्ट। स्टार्ट फर्स्ट 12 साल बाद आता है, और इसके 2 साल बाद, स्टार्ट फर्स्ट के 2 साल बाद स्टार्ट सेकंड संधि है वो होती है। तो इससे आप समझ गए होंगे भी किस प्रकार से इन दोनों गुटों में, विशेषकर रूस और सोवियत संघ में, हथियारों को कंट्रोल करना ताकि हथियारों के ऊपर, रक्षा के ऊपर बजट कम लगे और देश का आर्थिक विकास है वो हम करें, उसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए। मित्रता है कि उसका हाथ आगे बढ़ाना चाहिए, सहयोग की, कोऑपरेशन की भावना है वो हमें लानी चाहिए। और यही चीज़ें आपने आज यहाँ पर देखी होगी भी किस प्रकार दोनों में
में दोनों पक्ष है वो मित्रता और सहयोग की तरफ है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया था, और किस टाइम कौन मुखिया थे उसको भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए अगली वेब सीरीज के अगले पार्ट में हम फिर अगले टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट कहानी, इसी के एक हिस्से पर हम बात करेंगे। तब तक पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।